हाय बच्चों, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी वापस से ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम करता हूं। तो हम लोगों ने लेसन फर्स्ट सजीव जगत, लेसन फर्स्ट सजीव जगत द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया हुआ था। और इसके अंदर हम लोग बेटा जो टॉपिक रनिंग में हमारे पास चल रहा था वो था सजीवता के लक्षण। के लक्षण या गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये टॉपिक रनिंग में चल रहा है बेटा आप लोगों के, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट तक कंप्लीट की थी कि सजीवों के हम लोगों ने देखी थी कि सजीव किसे कहेंगे, लिविंग किसे कहेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये 5 कैरेक्टर फीचर रिप्रेजेंट करता होगा। पहला कैरेक्टर फीचर वृद्धि, दूसरा प्रजनन, तीसरा आप लोगों के उपापचयन, चौथा है कोशिकीय संगठन और पांचवा आपके कौन सा है? चेतना। कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंट करता होगा। उनमें से हम लोगों ने कहा था बेटा कि जो स्टार्टिंग के 2 थे, ग्रोथ और जो आपके रिप्रोडक्शन, जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग थर्ड सजीवता का गुणधर्म, जो तीसरी विशेषता होती है वो है बेटा उपापचयन, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? क्वेश्चन उठता है मेटाबॉलिज्म क्या है, उपापचय क्या है। तो बेटा हर कोई सजीव है, उस सजीव के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जो भी सजीव होगा उस सजीव के शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होंगी। उन केमिकल रिएक्शनों का जो सम टोटल है, जो कुल योग होता है, उन्हीं को सम्मिलित रूप से उपापचय क्रियाएं कहा जाता है या उपापचयन कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जीव शरीर के अंदर जितने भी टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं, उन डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन का जो टोटल है वो क्या कहलाएगा बेटा? उपापचयन कहलाता है। आगे हम लोग ये कह रहे हैं कि ये उपापचयन की जो प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने की जो प्रॉपर्टी है, ऑल टाइप के लिविंग्स के अंदर होती हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। एक कोशिकीय जीव होगा या बहुकोशिकीय जीव होंगे, हर जीवधारी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, यानी हर सजीव के अंदर होगी, कोई अपवाद नहीं होगा। जैसे रिप्रोडक्शन के अंदर अपवाद बात की थी कि कुछ ऐसे सजीव हैं जिनमें प्रजनन की क्षमता का अभाव होता है, जैसे अपन लोगों ने देखा था ना, खच्चर या अनुर्वर मानव युगल या वंध्य कामगार मधुमक्खी, तो वो है लिविंग, लेकिन उसके अंदर वो प्रॉपर्टी एब्सेंट होती थी। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता। जब किसी भी गुणधर्म की, किसी भी विशेषता के कोई भी अपवाद नहीं होते तो विशिष्ट लक्षण हो जाता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। तो पहली चीज तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या बन गया? यह है जीवधारियों का विशिष्ट अर्थात पारिभाषित गुणधर्म है। पारिभाषित गुणधर्म है, यानी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। अगली बेटा हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, जो जस्ट अभी अपन लोगों ने कही थी कि जीव शरीर के अंदर
जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनका योग क्या होगा, उपापचय होगा। तो क्या लिखें अपन लोग, जीव शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं का कुल योग उपापचय कहलाता है। अगला पॉइंट हम लोग बेटा जो लिखने जा रहे हैं वो क्या है कि हर सजीव में ये घटना होगी, ये प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या वो मल्टी सेल्युलर हो। तो क्या लिखें, सभी जीवित जीवों में या सभी जीवित जीव बहुकोशिकीय एवं एक कोशिकीय दोनों उपापचय दर्शाते हैं। और कोई भी जो निर्जीव है उपापचय नहीं दर्शाता है। इससे क्या रिजल्ट आया, अगला पॉइंट निकल के बेटा, कोई भी निर्जीव नॉन लिविंग जो होते हैं उपापचय प्रदर्शित नहीं करते। अगला हम लोग पॉइंट जो बेटा बोलने जा रहे हैं, तो इसका मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि ये ओनली फॉर ओनली जो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी है ये केवल और केवल लिविंग के द्वारा दर्शाई जाने वाली एक विशिष्ट लक्षण है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बना देंगे हम लोग, इस प्रकार उपापचय जीवित जीवों उपापचय जीवित जीवों का विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है बेटा, अपवाद नहीं है। आगे हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट बात करने चाह रहे थे वो आगे हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा कि जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं अपने शरीर के अंदर, हम लोग हमारे शरीर के अंदर की बात कर ले, जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, तो डिफरेंट टाइप की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में अपन लोग सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी क्रियाएँ होती हैं। इनमें से जो होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ को हम लोग प्रयोगशाला के अंदर भी, लेबोरेटरी के अंदर भी उनका डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, उन क्रियाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं कि इस प्रकार से पाचन होता है, इस प्रकार से कोई जीव श्वसन करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो ऐसे कुछ डिफरेंट मेनी मोर क्या है मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम लोग लेबोरेटरी के अंदर भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं इन विट्रो कंडीशन में। इसमें इन विट्रो कंडीशन में प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन हुआ कि जैविक क्रियाएं या उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं ये तो जीव शरीर के अंदर होती है ना, लेकिन ये क्रिया तो एक परख नली में हो रही है, इन विट्रो कंडीशन में हो रही है।
तो इन विट्रो कंडीशन का मतलब परख नली में होती है, कोशिका मुक्त माध्यम में होती है। तो इसका मतलब वो सजीव है या निर्जीव है। तो जो अपन लोग लेबोरेटरी के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या लिविंग प्रॉपर्टी है या नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है, उसको किस में इंक्लूड करें, किस में सम्मिलित करें उस क्रिया को, क्वेश्चन हमारे पास उठता है। तो वो है तो जीवित सजीव क्रिया है, जैविक क्रिया है, ना तो वो सजीव होगी ना वो निर्जीव होगी। ये नहीं कह सकते कि ये सजीव है या निर्जीव है, लेकिन है बायोलॉजिकल प्रोसेस। है क्या बेटा? बायोलॉजिकल प्रोसेस। और मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है हर जीवधारी के अंदर होगी। जीवाणु भी करते हैं, कवकों के अंदर भी होगी, शैवालों में भी होगी, पादपों में भी होगी, जंतुओं में भी होगी। हर जीवधारी के अंदर उपापचय की क्रिया होती है। तो एक सम कुछ अदर पॉइंटेज हैं वो आप लोगों को नोट करने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? हमारे शरीर में होने वाली अधिकांश उपापचयी क्रियाओं के बारे में, अधिकांश उपापचयी क्रियाओं के बारे में हम जानते हैं। अभी बताया था डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। अतः इनमें से अधिकांश क्रियाओं का प्रदर्शन हम प्रयोगशाला में परख नली में अर्थात कोशिका मुक्त माध्यम में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब जीवित जीव के शरीर से बाहर जो क्रिया हो रही थी परख नली के अंदर इन विट्रो कंडीशन में, वो कैसी होगी उसके बारे में अपन लोग लिख रहे हैं। तो जीवित जीव के शरीर से बाहर परख नली में होने वाली, और जो क्रिया बेटा परख नली में होती है उसको कहा जाता है इन विट्रो टेक्निक बोलते हैं, पात्रे तकनीक। दो आएंगी, एक इन विट्रो आती है और एक इन विवो आती है। क्या होती है हम लोग आगे समझ लेंगे उसके बारे में। तो जीवित जीव के शरीर से बाहर परख नली में होने वाली ये पृथकीकृत उपापचयी क्रियाएं ना तो सजीव होती हैं, और ना ही निर्जीव होती हैं। अर्थात जैविक तो है, बायोलॉजिकल तो होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे फिर? ये
पृथकीकृत क्रियाएं, आइसोलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं, ये पृथकीकृत क्रियाएं जीवित जीव तो नहीं होती, यानी सजीव तो नहीं है, किंतु ये निश्चय ही, किंतु ये निश्चित ही जैविक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये अपने शरीर में होने वाली, क्योंकि ये अपने शरीर में होने वाली क्रियाओं के समान होती हैं। जैसे शरीर में पाचन होता है, पाचन का डेमोन्स्ट्रेशन पर लोग परखनली में करते हैं, तो जैसे बॉडी में होता है वैसे ही पाचन कैसे होगा, टेस्ट ट्यूब में होगा, तो इक्वल होता है, होने वाली क्रियाओं के समान होती है। आगे हम लोग बेटा कह रहे हैं कि ये मेटाबॉलिज्म है। ये मेटाबॉलिज्म होगा क्या, कि ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर कुछ क्रियाओं का योग होगा, बॉडी में हो तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी हो रही है, लेकिन उनमें से कुछ क्रियाओं का योग उपापचय होता है। ये समस्त रासायनिक क्रियाओं का योग होता है, ना कि कुछ क्रियाओं का योग होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, उपापचय, उपापचय मेटाबॉलिज्म समस्त रासायनिक क्रियाओं का योग होता है, ना कि कुछ रासायनिक क्रियाओं का। हमें समझना है, हम लोगों ने क्या कहा है, सपोज करो बॉडी के अंदर 10 टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, 10 प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है केवल 5 प्रकार की क्रियाओं को अपन लोग उपापचय बोल देंगे, बाकी 5 टाइप की को नहीं बोलेंगे। जितने भी 10 टाइप की एक्टिविटी हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उन सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आगे हम लोग बेटा बात क्या कर रहे हैं, वो है कि अभी जस्ट कहा था कि चाहे वो पादप हो, जंतु हो, आपके जीवाणु हो, कवक हो, हर कोई क्या दिखाता है, उपापचय दर्शाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, सभी पादप कोमा जंतु, कवक एवं जीवाणुओं में उपापचयन होता है। नेक्स्ट हम लोग बेटा बोल रहे हैं कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी, मेटाबॉलिज्म होती है जीवों के अंदर, वो 3 प्रकार की होती है। उपापचय, निम्न प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है, फिक्स नहीं है, अपन लोग ये कह सकते हैं, कई जगह 2 टाइप भी होते हैं, लेकिन रियलिटी में 3 टाइप हैं। तो नंबर से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, है ना, जहाँ नंबर का आता तो अपन लोग इस बात को कंफर्म करते। फर्स्ट है उपचय, एनाबॉलिज्म आया भी था कल आपके, नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा तब।
कि वृद्धि जो होती है तो वृद्धि कब होगी, पॉजिटिव ग्रोथ कब होगी, नेगेटिव ग्रोथ कब होगी, तब वहाँ हम लोगों ने संश्लेषणकारी, निर्माणकारी क्रियाएं और विघटनकारी, विनाशकारी क्रियाओं के बारे में देखा था, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखा था। तो उपचय क्या है? तो उपचय है बेटा सिंथेसिस प्रोसेस है, एक तो संश्लेषणकारी क्रियाएं हैं। तो ये पहला पॉइंट तो क्या है, संश्लेषणकारी क्रियाएं, यानी निर्माणकारी जो क्रियाएं होती हैं उनको कहा जाता है उपचय। यानी बनाने की बात चल रही है, जब बनाने की बात चल रही है तो किसी चीज़ कोई बन के आएगी चीज़ तो बड़ी होगी ना, जिससे बनेगी वो छोटे होंगे। इट्स मीन्स जो सरल अणु होते हैं, भोज्य पदार्थ के जो सरल अणु होते हैं, उन सरल अणुओं से जो जटिल अणुओं का निर्माण होगा वो उपचय होता है, एनाबॉलिज्म होती है। तो उपचय क्या है? भोज्य पदार्थ के सरल अणुओं का जटिल अणुओं में परिवर्तन है। चाहे वो केमिकल सब्सटेंस हो सकते, जरूरी नहीं है कि फूड सब्सटेंस ही होंगे, लेकिन वो सिंप्लेक्स से हमेशा कॉम्प्लेक्स के ही अंदर चेंज होंगे, कन्वर्ट होते हैं। तो इट मीन्स एनाबॉलिज्म है, उपचय क्रियाएं हैं। एग्जाम्पल अपन लोग जरूरी इसके याद रखना है कि अपने आप में बेटा जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, वो जनरली एनाबॉलिक प्रोसेस होती है पादपों के अंदर। तो एग्जाम्पल इसकी बात करें तो वह है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। आगे हम लोग सेकंड टाइप की रिएक्शन की बात करते हैं, और वो सेकंड टाइप की रिएक्शन आती है बेटा आप लोगों के, जो इसके जस्ट अपोजिट होगी, अपचय। और अपचय को इंग्लिश में कहा जाता है कैटाबॉलिज्म, जो कि विनाशकारी क्रियाएं होती हैं। तो पहला पॉइंट तो संश्लेषणकारी की जगह कैसे हो गया, विनाशकारी क्रियाएं। विनाशकारी क्रियाएं बोल दो, विघटनकारी क्रियाएं बोल दो, बात एक ही रहेगा। इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें अपोजिट होता है, एनाबॉलिज्म के अपोजिट प्रोसेस होगी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे फूड सब्सटेंस के, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर। जटिल अणु जो होंगे वो सरल अणुओं के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन। एग्जाम्पल की बेटा हम लोग बात करें तो पाचन और जो श्वसन होती है, पाचन में यही तो होता है ना, भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं का सरल अणुओं के अंदर कन्वर्टेशन की जो प्रोसेस होगी उसको डाइजेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन में भी ये होता है कि फूड सब्सटेंस के लार्ज मॉलिक्यूल जो होंगे ना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो सरल अणुओं में कन्वर्ट हो जाता है। तो पाचन जो डाइजेशन होता है जंतुओं के अंदर, और पादप और जंतु दोनों के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वो जनरली किस टाइप की प्रोसेस है बेटा, अपचय क्रिया है। लेकिन कुछ ऐसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिनमें कुछ जगह तो एनाबॉलिज्म होता है और कुछ जगह कैटाबॉलिज्म होता है। तो उनको कहाँ रखें, उन्हें कहाँ पर इंक्लूड करें? तो ऐसी क्रियाओं को जिनमें दोनों ही घटनाएं होती हैं, अपचय भी हो और उपचय भी हो, तो उन क्रियाओं को कहा जाता है उभयधर्मी क्रियाएं। उन्हें क्या बोलेंगे बेटा, उभयधर्मी क्रियाएं। जैसे थर्ड, उभयधर्मी क्रियाएं
एम्फीबॉलिज्म, है ना। तो इनका कोई अन्य नाम नहीं है ना। मिश्रित क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन इनमें क्या होगा, उपचय एवं अपचय दोनों सम्मिलित होते हैं। दोनों क्या होते हैं बेटा, सम्मिलित होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा। रेस्पिरेशन के अंदर जो क्रेब्स चक्र आता है, जिसको TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या जिसको सिट्रिक अम्ल साइकिल भी बोलते हैं। हैंस ए क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने कबूतर की मांसपेशियों के अंदर जिसकी खोज की थी, है ना। तो उस साइकिल के अंदर क्या होगा, बोथ टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। तो श्वसन का जो क्रेब्स चक्र है वो एक प्रकार की उभयधर्मी क्रिया है, श्वसन का क्रेब्स चक्र, क्योंकि उसमें सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स से, और जो सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन होता है, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने थर्ड लिविंग बींग्स का जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म में विशेषता, उपापचय, उसको डिस्कस किया है। आगे फोर्थ जो सजीवता का लक्षण है, कि सजीव होने का जो लक्षण है वो हम लोगों ने नोट किया था, कोशिकीय संगठन। फोर्थ कौन सा था बेटा, कोशिकीय संगठन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का मतलब होता है बनना या बनाने से, और कोशिकीय का मतलब कोशिका से। तो जितने भी सजीव होंगे बेटा, उन सजीवों के शरीर का जो निर्माण होगा या जो शरीर बना होगा वो कोशिकाओं से बना होगा। इसीलिए तो कहा जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। कोशिकाएं सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। हर जीव का शरीर बना होता है कोशिकाओं से। हर जीव के शरीर की समस्त क्रियाएं भी करती कौन है, कोशिकाएं करती हैं। तो क्या कहें, फर्स्ट पॉइंट, पहला तो यह भी विशिष्ट लक्षण है, यानी इसके भी कोई अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना नहीं होता है। तो ये भी एक विशिष्ट लक्षण है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आगे अपन लोग बात कर रहे हैं कि कोशिकाएं सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। अर्थात कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। आगे हम लोग कि सभी जो जीवित जीव होते हैं, सभी जीवित जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। अब कितनी कोशिकाओं से उस जीव के शरीर का निर्माण हुआ है, उसके आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और एक बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। ऐसे जीव, ऐसे सजीव जिनके शरीर का निर्माण बेटा एक कोशिका के द्वारा होता है,
उनको कहा जाता है एक कोशिकीय। और ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण बेटा अनेक कोशिकाओं के द्वारा होता है, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो उनको कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। सब आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे। तुम सजीव कोशिकाओं की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्यूलर, ऑर्गेनिज्म, और दूसरे होते हैं बेटा बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एक कोश के जीवों के शरीर का निर्माण एक कोशिकाओं से, बहुकोश के जीवों के शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं के द्वारा होता है, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोशिकीय जीव कैसे हैं, कौन से हैं? तो सामान्यतः जो मोनेरा जगत होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखोगे आप लोग, तो उस मोनेरा जगत के जो मेंबर होते हैं वो मोस्टली यूनिसेल्यूलर होते हैं, जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, और एक कोशिकीय शैवाल भी है बेटा, एसिटावुलेरिया। इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, सेल वायु में भी सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में आता है एसिटावुलेरिया। तो ये आप लोगों के यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आते हैं बेटा, अधिकांश जो पादप होते हैं, मोस्टली जो प्लांट होते हैं और मोस्टली जो एनिमल होते हैं, अधिकांश पादप और जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेल्यूलर टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर टाइप्स के होते हैं। तो एक बार ये आप लोग नोट करें। आगे बेटा हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी सजीव हैं उनके शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता भी पाई जाती है, यानी अपनी जैसी नई कोशिकाओं के निर्माण की क्षमता भी पाई जाती है। और उसी क्षमता को बेटा जो कहा जाता है वो सेल डिवीजन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन कहा जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। और कोई भी जीव कोशिका के बिना अपने जीवन को बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि हर कार्य फंक्शन, अपन लोगों ने कहा था फंक्शनल यूनिट है, तो हर फंक्शन कौन करती है? सेल करती है। जब सेल ही नहीं होगी बॉडी के अंदर तो कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको रिमाइंड रखने हैं बेटा। तो इस तरह से सजीवता का आप लोगों के 4th जो प्रॉपर्टी है कोशिकीय संगठन वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सजीवता का जो 5वां गुणधर्म है वो है बेटा चेतना। कॉन्शियसनेस। चेतना क्या होती है? तो चेतना किसी गर्ल्स का नाम नहीं है। चेतना का मतलब क्या है? जागृति है, जागृत अवस्था है। सपोज करो आप एक फ्री फॉर्म में बैठे हो, आप किसी वर्क में लगे हुए हो, और सपोज करो सडनली में आया आपके पास और आके मैंने एक साथ ये कर दिया, थप्पड़ देने के लिए मैंने यहाँ हाथ हिलाया, तो आप लोग सडनली अपने आप के बॉडी के अंदर चेंजेस करोगे या नहीं करोगे? सपोज करो आप लोग आराम से कहीं पर मूव कर
जा रहे हो घूमने, जा रहे हो वॉकिंग करने, तो उस समय सपोज करो टाइगर आ गया एक साथ, तो एक साथ अपन लोग एक्टिव होम मोड पे आएंगे नहीं आएंगे? तो वही कॉन्शियसनेस है, वही चेतना है कि हर जीवधारी के शरीर के अंदर बाहरी वातावरण के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करने की एबिलिटी होती है। उसी एबिलिटी को कॉन्शियसनेस कहा जाता है। एनिमल में मोर एक्टिव होती है, जबकि प्लांट में ये मोर एक्टिव नहीं होती, क्योंकि एनिमल बीइंग के अंदर एक संवेदी तंत्र बहुत जो मोर एक्टिव सेंसरी ऑर्गन होता है, लेकिन प्लांट के अंदर होता तो है लेकिन वो मोर एक्टिव नहीं होता है। तो वही बात हम लोगों को यहाँ चेतना के अंदर करनी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर नोट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट तो क्या लिखना है बेटा, बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील, बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होना एवं इन पर्यावरणीय उद्दीपनों के प्रति, इन पर्यावरणीय उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करना ही चेतना है। अगला पॉइंट, यह सभी जीवित जीवों का सर्वाधिक पेचीदा लक्षण है। पेचीदा लक्षण का मतलब मोर एक्टिव प्रॉपर्टी है जो सब में आती है। आगे कि जो चेतना है ये जरूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ही आए, ये केमिकल एक्टिविटी के लिए भी आती है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए आती है। हर जीव अपने शरीर के अंदर जरूरी नहीं है कि जैविक क्रियाओं के प्रति ही चेतना दर्शाता हो, वो रासायनिक क्रियाओं के प्रति भी और वो भौतिक क्रियाओं के प्रति भी चेतना क्या करता है बेटा, प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, हम इन सभी भौतिक रासायनिक एवं जैविक उद्दीपनों के प्रति अपने संवेदी अंगों के द्वारा अवगत होते हैं। हमारे शरीर में होते हैं ना 5 प्रकार के संवेदी अंग, सूचनाएं देते हैं, स्वाद का, ज्ञान, गंध का, है ना। तो वो संवेदी अंग सेंसरी ऑर्गन के द्वारा ही हमको पता चलता है इन कॉन्शियसनेस के बारे में। आगे सभी जीव, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, सभी चेतना दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा आप लोग, वो है सभी जीव, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक पर्यावरणीय संकेतों के प्रति चेतना दर्शाता है।
बेटा चेतना कॉन्शियसनेस जंतुओं में भी होती है, पादपों में भी होती है। ये अपन लोगों ने देखा, जैसे पादपों में आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी यदि पढ़ी होगी तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप लोगों ने एक टॉपिक आया होगा प्रकाश दीप्ति कालिता, फोटोपेरिडिज्म, कि प्रकाश की समयावधि का पुष्पन की क्रिया पर प्रभाव, कि एक फिक्स ड्यूरेशन मिलते ही फ्लावरिंग हो जाती है किसी प्लांट के अंदर। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट या न्यूट्रल डे प्लांट आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो उसके अंदर हम लोग कह रहे हैं कि तो वो जो ड्यूरेशन है, लाइट की ड्यूरेशन है, वो उसके लिए कॉन्शियसनेस का वर्क कर रही है। ऐसे ही एनिमल बीइंग के अंदर, कुछ एनिमल बीइंग, जब आप लोग 12th के अंदर जाओगे तो यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोगों के पास आएगा, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो मौसमी प्रजनक होते हैं। एक निश्चित ऋतु या मौसम में ही उनके अंदर जनन की क्रिया होती है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अदर मौसम में नहीं करते हैं। तो वो मौसम, वो वेदर उसके लिए क्या कर रहा है, स्टिमुलाई का काम कर रहा है, चेतना है वो। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं, वो बात क्या है कि भाई प्लांटों में मोर एक्टिव होता है या एनिमल के अंदर। तो हम लोगों ने कहा था, अभी जस्ट पहले भी कहा है कि जंतुओं के अंदर एक बहुत सक्रिय प्रकार का संवेदी अंग होता है या संवेदी तंत्र होता है, उसकी वजह से उनमें बहुत शीघ्रता से चेतना आ जाती है। जबकि पादपों में कम सक्रिय प्रकार का क्या होता है, संवेदी तंत्र होता है, जिससे कॉन्शियसनेस उसके अंदर लेस आती है। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कि एनिमल के अंदर सेल्फ और कॉन्शियसनेस भी आता है। जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि मानव खुद अपने माइंड का यूज करके वो खुद अपने आप को एक्टिव कर लेता है, तो स्व चेतना पाई जाती है। जो जंतु होते हैं, प्राणी, मानव हैं, उनके अंदर स्व चेतना पाई जाती है। तो मानव में एक बहुत अच्छी, जैसे कहावत भी अपन लोग कई बार बोलते हैं कि भाई अपन लोग कहीं पर बैठते हैं, एक रूरल कहावत है कि जब कहीं पर अपन लोग बैठते हैं तो कई बार ऐसे होते हैं कि गंदी जगह होती है, कई लोग उस गंदी जगह पे ही बैठ जाते हैं और कुछ उस जगह को साफ करके बैठते हैं। तो उस जगह, जो गंदी जगह पे बैठते हैं, उसके लिए कोई स्टेटमेंट दे सकता है कि भाई जो कुत्ता होता है, डॉग जो होता है, वो भी जब कभी बैठता है किसी प्लेस पर तो बैठने से पहले अपनी उस जगह को साफ कर लेता है ना। तो फिर तो अपन तो मानव हुए, तो मानव के अंदर अपन, इसका मतलब तो कुत्ते से भी गए बीते हुए, डॉग से भी। तो वो मानव के लिए सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है कि मानव में खुद ये चेतना आनी चाहिए थी, ये जागृति आ जानी चाहिए थी कि यार मुझे इस गंदी जगह पे नहीं बैठना चाहिए। ये क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने जो लिविंग बीइंग की 5 प्रॉपर्टी थी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, सारी प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 अपन लोगों ने डिस्कशन किया है। थैंक यू।